Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 19 जून 2020 दैनिक जागरण। तो उससे पहले कुछ मोटिवेशनल आपके लिए और मेरे लिए भी कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, तुम खुद को ही बदल सको तो चलो। तो डियर फ्रेंड्स, लाइफ की किसी भी जर्नी में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल गेट्स, अंबानी, इनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मनी कभी हो ही नहीं सकता। ये डिपेंड करता है टोटली हमारे माइंड की पीस के ऊपर। हम पैसे से पीस आती है ऐसा नहीं है। पीसफुल होने के लिए आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना जरूरी है, और वो कब आता है, जब आप पैसेंस रखो। पैसेंस तो हमेशा धैर्य के साथ हमेशा काम लेना है, और लगातार डिसिप्लिन के साथ अपना जो भी काम मिला उसे करते रहो, तो आपको सफलता एक दिन मिल जाएगी। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में परेशान नहीं होना है कि मुझे सफलता नहीं मिली, मेरा ये काम नहीं हुआ। पैसेंस रखो, लगातार काम करते चलो, कंटिन्यूटी वो हमेशा मेंटेन करके रखो। तो आज की डेट है 19 जून 2020। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो हम काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, काफी दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया चाइना के बीच में 15 एंड 16 मींस 15-16 की रात थी। उस रात्रि में गलवान घाटी में क्या हुआ था, गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों के द्वारा हमला कर दिया गया था इंडियन आर्मी के ऊपर। उसमें हमारे लगभग 20 आर्मी मैन शहीद भी हो गए थे। तो उसी को लेकर यहां पर अब क्या बात आई है कि तनाव के बीच जो अग्रिम मोर्चे हैं, जितने भी अग्रिम मोर्चे हैं, वहां पर सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मींस ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो यहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गलवान घाटी जो है, गलवान घाटी कहां पर है, पहले ये चलते हैं। चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने एक दावा किया है कि जो गलवान घाटी है वो पूरा एरिया मेरा है। और चाइना का ये जो दावा है ये गलत है पूरी तरह। इंडिया ने इसके दावे को पूरी तरह खारिज किया है कि आए दिन कोई नए नए एरिया को अपना बताता रहता है। तो देखो, चीन कर रहा है बेबुनियादी दावा। क्या कर रहा है इसके बारे में देखते हैं पहले। चीन की सेना ने मंगलवार को और वहां का विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि गलवान उसका हिस्सा है। वैसे भारत ने यह नहीं कहा है कि गलवान उसका हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे की कूटनीति है कि जो क्षेत्र हमेशा से उसका रहा है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पक्ष इसका दावा कर रहा है उसे सही स्थिति में दिखाना मकसद है। गलवान ऐतिहासिक तौर पर लद्दाख का और संपूर्ण जम्मू कश्मीर का अपना राज्य रहा हमेशा के लिए, एंड आजादी के बाद इसे स्वाभाविक तौर पर भारत का हिस्सा माना गया है। तो गलवान हिस्से में इंडिया को कहने की जरूरत नहीं कि वो इसका हिस्सा है। गलवान हमेशा इंडिया का हिस्सा रहा है। लेकिन चाइना नए नए एरियाज पर अपना दावा ठोकता रहता है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और यही बात थी, यही प्रॉब्लम था कि गलवान जो एरिया था, गलवान एरिया में क्या हुआ था, गलवान एरिया में अभी क्या हुआ, जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है कि गलवान घाटी पर, जो गलवान घाटी पर सुनियोजित तरीके से चीन की ओर से पेश दवा को भारत ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि चीन को बढ़ा चढ़ाकर कोई दवा नहीं करना चाहिए। साथ में ही यहां पर यह भी कहा कि एलएसी की सीमा की तरफ जाने के अलावा, मींस अब जो चाइनीज आर्मी है उनको एलएसी की छोड़कर अपनी सीमा की तरफ जाने के अलावा मौजूदा हालात को शांत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो भारत ने फिर एक बात दोहरा दी है कि हर कीमत पर वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो गलवान एरिया हमने पहले भी देखा था, गलवान जो एरिया है वो पहले भी देखा था हमने कि गलवान एरिया में ही प्रॉब्लम चल रही थी, गलवान एरिया में ही प्रॉब्लम चल रही थी। आप सभी को दिख रहा होगा गलवान एरिया में ही प्रॉब्लम चल रही थी। अब यहां से पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुई थी। यहां पर गलवान घाटी में सोमवार रात को क्या हुआ था, चाइनीज सैनिकों ने कि धोखाधड़ी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। और जो सेनाएं हैं उन्हें चीन की सेनाओं की तैनाती बढ़ा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ में सेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी से पहले की जो स्थिति बहाल करने के अलावा चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले हम ये देखेंगे कि गलवान है कहां, गलवान एरिया कहां, ये देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि चीन एंड भारत के सैन्य कमांडर स्तर की जो वार्ता थी उसमें गलवान घाटी के पॉइंट 14 के करीब यहां जो सोमवार रात को भीषण हिंसा में लगभग भारतीय सेना मारा गए थे,
मारे गए थे। और यहां पर चीन ने अभी तक यहां पर चीन ने नहीं बताया कि उसके कितने सेना मारे गए, लेकिन 45 सेना अताहुत हुए हैं ऐसा बोला गया है। तो ये समझना। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आगे हम देखते हैं कि गलवान है कहां जहां पर ये पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो यहां पर समझना, यहां पर ये पूरा एरिया है जहां पर प्रॉब्लम चल रही थी। हमने पहले भी देखा था, यहां पर एक है लद्दाख वाला एरिया। तो लद्दाख वाला एरिया में एक था लद्दाख वाला एरिया जहां पर प्रॉब्लम चल रही है यहां पर, एंड दूसरा एरिया था सिक्किम जहां पर प्रॉब्लम चल रही है। आगे अगर बात करें हम, तो इस पूरी मैप को हमने पहले भी पढ़ा है कि अक्साई चीन जो यहां पर ये पूरा एरिया है, इसको 1962 के वार में इंडिया से छीन लिया गया था, 1962 के वार में। और यहीं पर क्या है, गलवान वैली, यहां पर गलवान वैली जहां पर रात्रि के समय क्या है, इसको पार करके क्या हो गया था, यहां पर जो 3 पॉइंट है, आप सभी को पता होगा कि जो 3 पॉइंट है, यहां पर फर्स्ट है गलवान वैली, ये वाला पॉइंट, और एक है हॉट स्प्रिंग, और एक है यहाँ पैंगोंग त्सो लेक। इन सभी को तीनों को पार करके क्या, एलएसी को पार करके जो चाइनीज आर्मी थी वो इंडिया की टेरिटरी में घुस गई, और अभी भी तंबू लगा रखे हैं उन्होंने यहाँ पर। तो इसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था, रात्रि के समय ये बात हुई थी, पहले गवर्नमेंट ऑफ जो चाइना और इंडिया की गवर्नमेंट थी उसके उनमें ये प्रस्ताव हो गया था कि यहां से, और आर्मी स्तर की बातचीत में ये हुआ था कि यहां से वापस अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाएगी चाइनीज आर्मी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो रात्रि के समय जो गश्त करने के लिए गए थे इंडियन आर्मी, उस पर छुप कर वार कर दिया गया, और यहां पर लगा हमारे 20 सैनिक मारे गए गलवान वैली में। तो ये इंपॉर्टेंट है गलवान वैली। उसके अलावा अब आगे चलते हैं कि क्या पूरी कहानी है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि गलवान वैली है कहां। यहां पर फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये पूरा मामला वही है गलवान वैली का। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हाल ही में अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, और पेज नंबर 11 पर भी इसको देखेंगे कि सुरक्षा परिषद में जो 193 देशों, सुरक्षा परिषद में 193 देश है, लेकिन वोटिंग में भाग लिया था कितने देशों ने, 192 देशों ने चुनाव में भाग लिया, और 184 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया। अब भारत का कार्यकाल 2 वर्षों का हुआ, यही एक इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेंगे कि भारत आने वाले समय में क्या क्या करेगा, पूरा इसको आगे हम पढ़ेंगे जरूर। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हफ्ते भर में दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून, तो 23 से 22-24 तक यहां पर मानसून पहुंच सकता है इंडिया में। तो ये हमारे लिए राहत की खबर है। जो हमारे इंपॉर्टेंट है, चाइना की जो कंपनियां हैं उनके ठेके रद्द कर दिए कई कंपनियों में, तो ये एक स्टेप अच्छा, जो चाइना को हम इकोनॉमिकल रूप से वीक कर सकते हैं। साथ में जो बहिष्कार वाली जो नीति है वो भी हम चला रहे हैं। आगे पेज नंबर 2, नेशनल कैपिटल संबंधित रहता है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल कैपिटल। यहां पर पेज नंबर 3 पर अगर देखें तो नई शिक्षा नीति से निकलेगी स्वर्णिम भविष्य की, अभी कोई काम का नहीं है हमारे लिए। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन कार्ड योजना, इसमें कमजोर कनेक्टिविटी बाधा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए सीखने वाली बात क्या है कि यहां पर समझना, पहले यहां से न्यूज़पेपर से देखते हैं। आपके लिए न्यूज़पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको कम से कम न्यूज़पेपर से अटैच कर दिया जाए कि बेसिक क्या है। यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर कि वन नेशन वन कार्ड मींस वन नेशन वन कार्ड योजना की राह में कनेक्टिविटी जो है वो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। और केंद्र के साथ राज्यों की खाद्य मंत्रियों की चर्चा में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। इसमें क्या हुआ कि ज्यादातर जो पहाड़ी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी चुनौतियां गिनाई। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, जो कंज्यूमर जो है, केंद्रीय उपभोक्ता मिनिस्ट्री जो है, उपभोक्ता मंत्रालय, उसके मंत्री जो है रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा है कि जल्दी हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करेंगे। अब क्या है जो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्या है वो है यहां पर कि ये योजना है क्या, ये योजना है क्या। तो वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं कि यहां पर ये जो योजना थी वो 20 अभी तक केंद्र के द्वारा एक योजना लाई गई थी, वन नेशन वन कार्ड योजना। इसको आगे देखेंगे। 20 राज्य अभी तक इसमें जुड़ चुके हैं। इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत क्या है, राशन वितरण प्रणाली जो पीडीएस मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत इस योजना में क्या होगा कि एक राज्य का कोई भी उपभोक्ता अब किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज उठा सकता है। पहले क्या होता था
एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जब जाता था तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। अब क्या हुआ है कि मार्च 2021 से जो केंद्र सरकार है इसको पूरे राज्यों में अभी क्या करना चाहता है, इसको लागू करना चाहती है। और पासवान साहब ने क्या किया था, 13 राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और बताया कि ज्यादातर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें इंटरनेट की अभी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको लेकर प्रॉब्लम है, इसको लेकर अभी प्रॉब्लम है। अगर अब क्या हो रहा है यहां पर, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक आधार मींस पीओएस जो मशीन है, पीओएस मशीन, ये क्या होती है कि बायोमेट्रिक आधारित मशीनें होती है जो क्या देती है, खाद्यान्न देती है। इन मशीनों में खाद्यान्न वितरण अभी तक संभव नहीं हो पाया है क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। तो यहां पर जो बात हुई है और आगे कि 10 राज्यों ने यह भी मांग की है कि जो मुफ्त अनाज की जो योजना उसे 3 माह और बढ़ाया जाए। तो पासवान साहब ने क्या कहा कि 10 से अधिक राज्यों, इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है जो कोरोना वायरस की वजह से चलाया गया था, उसके तहत सरकार राशन के जरिए अप्रैल जून के लिए प्रति व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलोग्राम दाल दे रही थी। और इसके साथ ही 8 करोड़ वैसे प्रवासियों को भी मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराई जा रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये जो पूरी योजना है इसको लेकर क्या चल रहा है, पूरा प्रावधान चल रहा है, प्रावधान चल रहे हैं। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अब जो हम समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है ये पूरा वन नेशन वन कार्ड योजना। तो जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप किसी मुद्दे पर आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो यहां समझना, वन नेशन वन कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड योजना। तो यहां पर वन नेशन वन कार्ड, इसमें क्या होगा, पहले क्या होता था, अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति है, अगर वो महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहा है, तो उसको क्या होता था, उसके पास जो राशन कार्ड था, राशन कार्ड, इस राशन कार्ड के द्वारा उसको वहां पर अनाज नहीं मिलता था। राजस्थान का व्यक्ति तो केवल राजस्थान में मिल सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि इंडिया का कहीं का कोई व्यक्ति हो, इंडिया का कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, वो इंडिया में पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड के द्वारा क्या कर सकता है, जो अनाज है वो ले सकता है। जो गवर्नमेंट अनाज देती है पीडीएस के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो राशन कार्ड है जो बनाकर देती है, उसको लाभ वो ले सकते हैं। तो यही क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो इसके बारे में अभी पूरे राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है, पूरे राज्यों ने अभी इसको लागू नहीं किया है। आने वाले समय जब इसको लागू किया जाएगा तो फिर और हम देखेंगे। तो यहां पर इसको समझना, ये पूरा मामला क्या था। यहां पर आगे अगर हम देखें यहां पर, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे लिए, ये आपको समझ में आ गई होगी न्यूज। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो न्यूज है यहां पर पेज नंबर 4 पर किसी टाइप की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 5 पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले समय में आएगी 20 जून को हम देखेंगे। 20 जून को देखेंगे प्रधानमंत्री साहब गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसको चलाएंगे। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि इसमें ये योजना केवल 5 राज्यों में चलाई जाएगी, 6 राज्यों में। उसमें केवल बिहार, पूरे इंडिया में नहीं चलाई जा रही, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं इन्हीं राज्यों के ज्यादातर प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। और अब इनके लिए रोजगार के 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जो इनको जहां पर लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। जैसे कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, कहीं पर कोई लेट बाथ वगैरह बनाना रहे, जो ग्राम पंचायत का भवन बनाना रहे, या फिर वित्तीय आयोग फंड के अंतर्गत कोई काम हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के कोई काम हो, सड़क बनाने का काम, जल संग्रहण हार्वेस्टिंग का कोई काम हो, कुओं का निर्माण हो, कैंपा फंड के तहत पेड़ पौधारोपण हो सकता है, बागवानी हो सकती है, आंगनबाड़ी के काम हो सकते हैं, रूरल हाउसिंग हो सकता है, गांव में सड़क जोड़ने का निर्माण हो सकता है, रेलवे का कोई काम हो सकता है। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन से जुड़े काम, मीन्स गांव में रू अर्बन मिशन का मतलब क्या होता है, या समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर समझना ये पूरा पॉइंट क्या है। यहां पर रू अर्बन मिशन क्या है, यहां पर समझना, यहां पर रूरल प्लस अर्बन, इन दोनों को मिला दिया गया है। यहां पर से रूरल RUR और यहां से ले गया BAN, रूअर्बन मिशन, इसी को बोलते हैं। मीन्स रूरल एरिया की आत्मा रहे और अर्बन एरिया की जो सुविधाएं हैं वो रहे। सुविधा मीन्स गांव में शहरों की जैसे सुविधा दें हम, लेकिन आत्मा गांवों की रहे। मीन्स गांवों की जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम बर्बाद ना करें।
अगर गांव में जो पेड़ पौधारोपण है, शांति है, एग्रीकल्चर, उनको मत बिगाड़ो, लेकिन जो जैसे एजुकेशन की सुविधा है, हेल्थ की सुविधा है, अच्छे अच्छे रोड हैं और यहाँ पर पीने का पानी है, ये सभी, लाइट है, ये सभी सुविधा हम कहाँ दें? गाँव में। तो गाँव में अर्बन एरिया की जैसे सुविधाएं और जो रूरल एरिया की आत्मा वहां पर रहे, जैसे पशुपालन वहां पर हमेशा रहे, कुटीर उद्योग वहां पर रहे, तो इसी के लिए जो एक स्कीम लाई गई थी, मिशन, वो था उसका नाम रू अर्बन मिशन। तो इसी को बोलते हैं श्यामा प्रसाद रू अर्बन मिशन। मीन्स गांवों की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए शहरों के साथ हम क्या करें? यहां पर शहरों की जैसे सुविधाएं अगर वहां पर दे तो उसे क्या बोलते हैं हम? रू अर्बन मिशन। साथ में यहां पर कुसुम वर्क, यहां पर पीएस कुसुम वर्क। तो कुसुम के तहत क्या होगा? जो गांव में कुसुम योजना भी चलाई गई थी, कुसुम योजना, जिसके तहत जो जितने भी, जो आपने देखा होगा कि गांव में डीजल पेट्रोल से जो चलने वाले पंप रहते हैं, उन सभी को हटाकर वहां पर क्या लगाया जाएगा? सोलर ऊर्जा। उसके बाद भारत नेट, जिसको नेटवर्क फाइबर केबल बिछाई जा रही है, जिसमें 2.5 लाख जो पंचायतें, उन सभी को भारत नेट के द्वारा जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन, हमने पहले भी पढ़ा था कि जल जीवन मिशन के तहत जो गांव की जितने भी पंचायतें में रूरल एरिया है, उसको 2024 तक हम स्वच्छ पानी देंगे। पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। उसके बाद केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारे कृषि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट में जो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां रिसर्च होती है, उनको फार्मर तक पहुंचाने का काम केवीके करते हैं। डिजिटल मिनरल फंड के तहत मिलने वाले काम, यहां पर डिजिटल मिनरल फंड में जो बेहतर काम हो सकते हैं गांव में, चाहे वो पौधारोपण का हो सकता है, चाहे वो लोगों की भलाई के लिए हो सकता है, ठोस कचरा प्रबंधन, उसके बाद फार्म पॉन्ड, कैटल शेड, कैटल के लिए जो छाया बनाते हैं, बकरी के लिए पोल्ट्री शेड और केचुआ का खाद, ये सभी कामों में लोगों को लगाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक साथ आपके पास 25 क्या आ गए? एरिया आ गए। आप क्या करोगे? यूपीएससी में पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास 25 ऐसे क्षेत्र यहां दिख रहे हैं जिनको आप कभी भी कह दोगे कि लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार कहां से मिला जाए, कहां से रोजगार दिया जाए, तो आप इन 25 एरिया में से कुछ तो आपको 5-10 तो याद रहेंगे ही, उनको आप डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसलिए ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि कितने सारे काम है जहां पर रोजगार दिया जा सकता है। तो ये जो स्कीम है, ये लॉन्च होगी कब? 20 जून 2020 को। तो आगे आने वाले समय में इसको अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अब चलते हैं आगे, माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। यहां पर पेज नंबर 6, चालबाज चीन। तो भारत की स्थिति मजबूत है और युद्ध में मात खाएगा। युद्ध कहीं नहीं होने वाला मेरा देश, माय डियर फ्रेंड्स। युद्ध नहीं भी हो, ये भी अच्छी बात है, युद्ध नहीं हो वही अच्छी बात है। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। युद्ध के कारण दोनों देशों को क्या है? नुकसान। यहां पर राहुल गांधी साहब के द्वारा यह लगाया गया था कि नित्य सैनिकों को क्यों भेजा गया, लेकिन इंडिया एंड जो चाइना है उसके बीच में एक संधि हो रखी थी। ये संधि कब हुई थी? यहां पर 2 गवर्नमेंट रही थी। एक यहां पर जो नरसिम्हा साहब की गवर्नमेंट थी उस समय हुआ था। यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी संधि थी, और 1996 में, और एक संधि 2005 में हुई थी। इसके अनुसार जो एलएसी है उसके आसपास गोला बारूद नहीं लेकर जाएंगे आर्मी गश्त करते समय। इसीलिए जो हमारे आर्मी मैन थे वो क्या थे? निहत्थे थे। तो ये एक समझौते के तहत ऐसा किया गया है, समझौते के तहत, कि वहां पर गोला बारूद नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब गोला बारूद, अगर उनके पास राइफल्स होती तो ज्यादा फायरिंग हो सकती थी और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तो यहां पर साथ में यहां पर क्या है एक इंपॉर्टेंट, कि यहां पर वही सेम चीन का पूरा मामला है कि चीन का क्या है, हमने अभी देखा भी था। और लद्दाख के सांसद बोले अक्साई चीन वापस लेने का समय आ गया है। तो ये सब बातें चल रही है, हमने पहले भी देखा था कि अक्साई चीन कहां है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि अक्साई चीन कहां पर है। हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ये अक्साई चीन है, यहां पर ये जो है अक्साई चीन है, यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहां पर क्या है? अक्साई चीन। ये जो है अक्साई चीन। तो अक्साई चीन को 1962 के वार में छीन लिया था। पहले इंडिया जो था, इंडिया आजादी के समय यहां पर था पूरा कंप्लीट। यहां पर ये पूरा क्या था? इंडिया। यहां से पीओके को छीन लिया था। पीओके, ये वाला जो पार्ट है ये पीओके में चला गया। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान वाला स्थान, ये अक्साई चीन 1962 में चाइना ने छीन लिया। तो ये इंडिया का ही पार्ट है, ये सभी इंडिया के ही पार्ट हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर पेज नंबर 7, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने जनता से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की है। तो चल रहा है ये
सभी बहिष्कार वगैरह, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी ने नए जो नक्शा है उसके संबंधित जो बिल था उस पर हस्ताक्षर कर दिए, ये भी हम देखेंगे। क्या नया मैप था नेपाल का, उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स कि नेपाल का क्या मामला है। यहाँ पर पहले चाइना टांग अड़ा रहा है, उसके बीच में नेपाल का प्रॉब्लम आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स इंडिया एक साथ फेस कर रहा है। यहां पर देखिए, हमने पहले कहां जाते थे, हम जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते थे तो हम यहां पर सिक्किम से नाकुला रीजन से, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, यहां से पहुंच जाते थे, लेकिन ये रूट जो था वो लंबा था। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से धारचूला से होते हुए हमने एक सड़क बना दी और हम यहां से लिपुलेख पास से होते हुए हम कहां चले गए, कैलाश मानसरोवर। लेकिन यहां पर एक रीजन है काला पानी, जो प्रेजेंट में हमारा जो उत्तराखंड है उसका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें से गुजरता है। तो चाहे नेपाल का यही कहना था कि ये एरिया मेरा है, आप यहां पर सड़क नहीं बना सकते। और क्या हुआ, धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट था उसको यहां से लेकर यहां तक आगे बढ़ा दिया किसने, नेपाल ने मैप के द्वारा। तो ये जो एरिया इसको अपने मैप में और जोड़ दिया, जिसमें कौन कौन से एरिया आ गए, लिम्पियदुरा, लिपुलेख पास, और ये जो एरिया इसको कालापानी रीजन, इसको क्या बोलते हैं, कालापानी रीजन। तो यहां पर इन एरिया को, 3 एरिया को और जोड़ दिया है, इसी कारण अब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये जो मैप है इसके ऊपर लास्ट में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, तो एक तरह से नेपाल का नया मैप बन गया है। लेकिन नेपाल ऐसा करके अच्छा काम नहीं कर रहा है, इससे संबंधों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर चलते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। चीन से निपटने के तरीके यहां पर जो बताए गए हैं, वहां पर क्या किया है हमने, जो कई कंपनियां थी चीन की, यहां पर कई कंपनियां थी चीन की, उनके ऊपर क्या किया हमने, जो देखो बीएसएनएल का 4G टेंडर, बीएसएनएल का जो 4G टेंडर था उसमें चीनी कंपनियों को बाहर रखने का फैसला किया है। मींस कहीं से चीनी कंपनियां ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, उनका क्या है, हम क्या कर देंगे, उनके इन्वेस्टमेंट को रोक देंगे, ताकि यहां पर उन कंपनियों को क्या है, नुकसान हो। साथ में ही हमने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया, जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि चीन से जो आयातित माल है उनके भरोसा नहीं रहना है, और काम की जो देश में काम की तलाश कर रहे कंपनियों को हाल ही में अंकुश लगाना है, जो बाहर की कंपनियां उनको ऊपर भी। तो सबसे अच्छा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने। जो चाइना है वो बाहर से जितना माल भेजता है उन सभी को हम क्या करें, खत्म करें। साथ में ही वैसे भी छल कपट भरी नीति के मकसद हांगकांग और ताइवान को भी तिब्बत की तरह हड़पना है, किसका, चाइना का। तो चाइना हमेशा आक्रामक नीति अपना रहा है, उसके तहत हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और जो काम है, जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो है खुद की इंडस्ट्री खड़ी करें, ताकि हम चाइना के माल पर ज्यादा डिपेंड ना रहे। साथ में इन्होंने क्या कहा कि चीन की दुखती रग दबाने का समय आ गया है। तो चीन की दुखती रगें कौन कौन सी है, क्या हम ले सकते हैं, क्या, देखो यहां पर फिर देखो, तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना। यहां पर तिब्बतियन जो लोग हैं उन्होंने कई बार कहा है कि तिब्बत उसका पार्ट नहीं है, और इंडिया को अब ऐसे ही करना चाहिए, जो मुद्दे चाइना को परेशान करते हैं उन मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जो गलवान एरिया में हुआ है उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर चाइना के लिए प्रॉब्लम वाले पार्ट कौन कौन से, जैसे तिब्बत वाले मामलों को उठा देना चाहिए, तिब्बत उसका नहीं है। पूर्वी तुर्किस्तान, ये सिंजियांग जो प्रांत है, चीनी नाम इसका सिंजियांग है, ये किसी टाइम पूर्वी तुर्किस्तान था। दक्षिणी मंगोलिया, ये वाला पार्ट, जैसे उपनिवेश, और हांगकांग, मकाओ और ताइवान सवालों के असुरक्षित महसूस करती है। मींस या इन एरियाज को लेकर चाइना का हमेशा विरोध करना चाहिए, किसको, इंडिया को। या फिर विरोध भी नहीं करे तो इन देशों के साथ थोड़े संबंध बनाने चाहिए, कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहिए, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। और जो चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बना रखा है, जिसके तहत इन सभी क्षेत्रों को अपने में मिलाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं उस नीति का थोड़ा सा विरोध करना चाहिए। आगे हम यहां देख सकते हैं क्या जो इंपॉर्टेंट है, कि यहां पर जो तिब्बत है, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग, ताइवान, इनके पक्ष में बोलने का साहस दिखाए कौन, इंडिया, ताकि चाइना को दबाव में लाया जा सके। क्योंकि हमने देखा था चीन की सबसे दुखने वाली रग है कौन सी, तिब्बत को इसने क्या किया था, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन केवल इस कारण तनकर खड़ा है कि 1951 में इसने तिब्बत को अवैध कब्जा कर भारत की सीमाओं तक पहुंच गया। तिब्बत पर सबसे, अगर तिब्बत अलग से देश रहता तो बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहता, लेकिन तिब्बत के कारण इंडिया की बाउंड्री से टच हो गया कौन, चाइना। और जब तिब्बत पर अपने कब्जे का हवाला देकर ये अरुणाचल प्रदेश का भी दक्षिणी तिब्बत का भाग बताने लगा है, और इसको लेकर भी प्रॉब्लम है। और इसी को लेकर आगे इसने क्या किया, चीनी नेताओं के साथ डोकलाम, पेंगोंग लेक और कलवन में 1 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की अर्थहीन बहस के मामले में उलझने के बजाय इस पूरे विवाद को एक नया आयाम दिया जाए। इसमें क्या किया जाना चाहिए, जो भी तिब्बत के लोग हमारे यहाँ निवासित रह रहे हैं, मींस वहां पर रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं,
उनको सरकार को मान्यता देने के विकल्प को अगले कदम के रूप में संजोकर रखना चाहिए। मींस अब उनको मान्यता दे देना चाहिए कि ये ही तिब्बत के लोग हैं और तिब्बत क्या है, एक अलग से देश है, तिब्बत चाइना का भाग नहीं। अगर ऐसा बोल दिया जाता है तो चाइना क्या होगा, फिर प्रॉब्लम में आएगा। और यहां पर दलाई लामा भी चीन की दुखती रग है, क्योंकि तिब्बत के जो सबसे धर्म गुरु हैं वो दलाई लामा है। तिब्बत के सवाल पर चीन की जी हजूरी करते करते नई दिल्ली सरकार अपने सम्मानित मेहमान दलाई लामा का महत्व भूल चुकी है। मींस हमने हमेशा तिब्बत वाला जो पार्ट है उसको चाइना का बताया ताकि चाइना खुश रहे, लेकिन चाइना बड़ी प्रॉब्लम करता है और हमने दलाई लामा को हमेशा इतना महत्व नहीं दिया। तो हो सकता है यहां पर इन्होंने क्या कहा कि दलाई लामा को अगर भारत रत्न मिल जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स, इतना जल्दी यहां पर फिर हमको क्या करना है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, पैसेंस रखना है। अगर मामला ज्यादा और प्रॉब्लम में पड़ जाता है तो दिक्कत आती है। साथ में वुहान से निकला वायरस भले ही जानबूझकर छोड़ा गया हो या गलती से, चीन ने जवाब तो देना ही होगा। अब तक अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इसके खिलाफ कार्रवाई का इरादा जाहिर कर चुके हैं। तो वहां पर भी इंडिया इनको क्या कर सकता है, साथ दे सकता है, साथ दे सकता है। यहां पर हमने 1954 में पंचशील का समझौता किया था, उसको गंभीर नुकसान की जो गलती की है उसको ठीक समझने आ गया है कि हमने ये कहा था कि हिंदू चीनी भाई भाई, और लेकिन 1962 के वार में चाइना ने क्या किया, यहां पर चाइना ने क्या किया, प्रॉब्लम में फांस दिया और हमारे साथ युद्ध कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ में ही पिछले साल क्या होता, चीनी सरकार तिब्बत में लहासा में वाणिज्य दूतावास खोलने की मांग को ठुकराती आ रही है। हम चाहते थे कि हम तिब्बत के लहासा में एक वाणिज्य दूतावास खोले, लेकिन हमेशा चीनी सरकार इसको क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है। तो ये सभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम चीन को घेर सकते हैं। तो ये सभी मामले थे, आप सभी को मैंने पहले भी पढ़ाया था, हम डिस्कशन किए थे कि तिब्बत में कहां पर सिंजियांग है, मींस कहां पर सिंजियांग शहर है, कहां पर पेंगोंग लेक है, ये सभी हम पहले भी देख चुके हैं। हॉट स्प्रिंग कहां है, किसानों के लिए एक देश एक बाजार, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था पूरा मामला, हमने किसानों के लिए क्या किया, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अध्यादेश लेकर आई है, 2 ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, जब संसद अपने सत्रों में नहीं चल रही हो और कोई लॉ बनाना रहे तो अध्यादेश के थ्रू बनता है। उसके तहत हमने एपीएमसी एक्ट में कानून में किया है, ताकि किसानों को जो बिचौलियों को बेचना पड़ता था अपना सामान, वो हट जाए। साथ में हमने क्या किया है कि एक आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था, आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन कर दिया गया है, ताकि कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा जो थी उसको खत्म कर दिया गया। मींस पहले क्या होता था कि एक मिनिमम मैक्सिमम फिक्स कर रखा था कि कितना आप भंडारण कर सकते हो, लेकिन अब क्या किया है कि जो भंडारण का था उसको समाप्त कर दिया गया है। यहां पर कृषि उपज के मामले में जो बिक्री होती थी, मार्केटिंग होती थी, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी, 1953 की कृषि उपज मींस जो एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, उन कानूनों के तहत क्या होता था, किसान अपनी उपज बेचने के लिए आजाद नहीं थे, उसे बिचौलियों और आड़तियों का सहारा लेना पड़ता था। इस कानून के कारण न तो वो व्यापारियों को अपनी आसानी से लाइसेंस मिल पाते थे, न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता था। इसके कारण क्या होता था, मौजूदा मंडियों को ही क्या होता था, न केवल अलग अलग लाइसेंस की, और साथ में ही अलग अलग मंडियों को अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी और उनकी फीस भी अलग अलग होती थी। इससे क्या होता था कि जो पूरा मामला था, कारोबार में पारदर्शिता नहीं थी। 2004 में ही हमने क्या किया था, एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था 2004 में, जो हमारे MS स्वामीनाथन साहब थे उनकी अध्यक्षता में। उन्हीं के तहत कहा गया कि 80 मीटर में एक मंडी होनी चाहिए, और जबकि उसी समय 847 के तहत एक मंडी थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान आयोग के जो अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन साहब, इन्होंने जो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी उसका नाम था IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें इन्होंने पढ़ाई की थी और यहां पर इन्होंने नॉर्मन ई बर्लॉग के साथ यहां पर इन्होंने अध्ययन भी किया था। मींस इन्होंने जो रिसर्च किया था नॉर्मन ई बर्लॉग के साथ वहां पर किया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। इसको पूसा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए कई वेराइटियों के नाम के आगे पूसा लगा हुआ रहता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सबसे अच्छी बात है कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने रिसर्च किया था और जिस डिपार्टमेंट में रिसर्च किया था, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें नई नई वेराइटीज बनाई जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, नई वेराइटीज बनाई जाती है इस इंस्टीट्यूट में। वहीं पर भी मेरा भी MSc मींस मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसी इंस्टीट्यूट में हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद मेरे सामने ऑप्शंस जो थे नौकरी के वो काफी थे। मींस मुझे ऐसा नहीं था कि नौकरी नहीं मिलती,
लेकिन मेरा एटलीस्ट जो एक मकसद है वो है यूपीएससी आईएएस बनकर कुछ बेहतर कर सके लोगों के साथ। और इसी प्लेटफॉर्म को, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि जो बच्चे को समझ में नहीं आता दैनिक जागरण, और साथ में मैं द हिंदू भी पढ़ाता हूं स्टडी आईएएस पर। स्टडी आईएएस जो है, यहां पर एक चैनल है स्टडी आईएएस, वहां पर डेली सुबह 7:30 बजे मैं द हिंदू भी पढ़ाता हूं। और यहां जो मेरा चैनल है, यहां पर मैं क्या पढ़ाता हूं, चाहता तो मैं स्टडी आईएएस में मैं द हिंदू पढ़कर क्या करता हूं, वहां पर मेरा तो द हिंदू कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पर द हिंदू जो था पहले स्टडी विथ पीएन शर्मा पर चलता था, लेकिन मैंने क्या किया था, जो यहां पर जो द हिंदू चलता था और दैनिक जागरण दोनों एक ही साथ चलते थे स्टडी विथ पीएन शर्मा पर, उसको द हिंदू को हमने शिफ्ट कर दिया कहां पर, स्टडी आईएएस पर। और मैं सोच रहा था कि हम दैनिक जागरण को बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको दैनिक जागरण शुरू में पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है और उनको पता भी नहीं रहता कि इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। उसी को लेकर फिर मैंने अब दैनिक जागरण जो कंटिन्यू है हमारा इस पर है। तो मेरा कहना आपको यह है कि कई बार हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हैं, हमारे सामने काफी अच्छे चांसेस रहते हैं, हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हम बेहतर करने के लिए और कहीं पर भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहने का अनुरोध केवल एक ही है कि कभी भी नौकरी के पीछे ना भगो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, तब जाकर आप कुछ बेहतर कर सकते हो लाइफ में। इसलिए नौकरी पाना आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा कभी गोल ही नहीं रहा नौकरी पाना। हमेशा अपने आप को बेहतर नॉलेज गेन करते रहो। और मुझे नौकरी को लेकर आज तक कभी टेंशन आई ही नहीं। इसी कारण मेरे जितने भी दोस्त थे इस इंस्टीट्यूट में जो साथ में पढ़ते थे, आज सभी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो सभी एक भी ऐसा मेरे साथ पढ़ा हुआ बंदा नहीं है जिसके पास नौकरी नहीं हुई इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद। इस इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छी बात यही है कि यहां पढ़ने के बाद जो बंदे हैं वो काफी अच्छी अच्छी नौकरियां लगते हैं, इंडिया की अच्छी अच्छी पोस्ट को होल्ड करते हैं। लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना है, वो है मेरा यूपीएससी का। तो मैं आप सभी को यही कहता हूं कि जॉब के पीछे मत पड़ो माय डियर फ्रेंड्स। आप हमेशा अपने आप को बेहतर करने के लिए लगातार वर्क करते रहो, अपने आप आपको सफलता मिलेगी। तो ये समझाने का मेरे पीछे रीजन यही था कि कई बार हम सोचते कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ लेता, मैं आईआईटी में पढ़ लेता, डॉक्टर बन जाता तो मेरा टेंशन खत्म हो जाता। ऐसा नहीं है। अगर आप बेहतरी के लिए काम करोगे तो आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बेहतर बनाना पड़ेगा अपने आप को, अगर कुछ ज्यादा बेहतर करना चाहते हो। अब यहां समझो, अब हम टॉपिक पर आते हैं। 2003 में क्या हुआ था, एपीएमसी जो कानून था उसमें संशोधन कर दिया था और हमने मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया था। लेकिन उसमें भी क्या था कि कानून निजी और जो कॉर्पोरेट घराने थे उनके विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है। लेकिन राजस्व नुकसान और आढ़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते अधिकतर राज्यों ने एपीएमसी कानूनों में संशोधन को नहीं अपनाया। और गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, अब एक नया कानून एपीएमसी एक्ट के तहत एक नया कानून ला दिया, जो हमने देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले फिक्स था कि आप किसी पर्टिकुलर मंडी में जाकर अपना सामान बेच सकते, अब उसको हटा दिया गया। अब किसान कहीं पर भी बेच सकता है। साथ में यहां पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भी संशोधन कर दिया। इसके तहत क्या होगा कि पहले जो स्टॉक लगी हुई थी कि इससे ज्यादा कोई भी जो व्यापारी था उससे ज्यादा खाद्यान्न इकट्ठा नहीं कर सकता था, लेकिन अब कितना भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अगर खाद्यान्न का संकट आता है कभी कुदरती आपदाओं के कारण, तो इसको वापस लागू कर दिया जाएगा इस कानून को। तो यहां पर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, देखो ये लगातार आते रहते हैं। आपको देखा होगा कि 4 या 5 दिन पहले ही मैंने ये डिस्कशन किया था। साथ में ही एक था ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या किया जा रहा है कि जो पोट बोलते हैं इसको, पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो, इन तीनों के भंडारण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में इनके लिए जो कोल्ड स्टोरेज है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि यहां पर देखो कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि ये जो वस्तुएं हैं कभी सीजन के हिसाब से जब इनकी कमी रहती है तो एक साथ भाव बढ़ जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए। साथ में यहां पर यह भी कहा गया है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि का विषय जो है राज्यों का है, इसीलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते राज्यों के विषयों में। तो हम केवल क्या कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। उनको अगर लागू करना है तो वो सारा काम किसका रहता है, राज्यों का काम है वो। तो हम केवल लॉ बना सकते हैं, लॉ को लागू करना किसका काम है, राज्यों का। क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है, ये सभी आप पॉलिटी में पढ़ोगे, 7वीं अनुसूची का विषय क्या, एग्रीकल्चर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आगे नेपाल का हित भारत के साथ, नेपाल ने क्या किया था, हमने मैप देखा था।
लेकिन अभी भी नेपाल का हित चाइना के साथ जाकर कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो इंडिया के साथ जो उसको फायदा होगा वो नेपाल के चाइना के साथ नहीं होगा। चाइना कभी भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वर्चुअल रैलियां क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जब ऑनलाइन रैलियां ली जाती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रैली। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संकट की घड़ी में रेल यात्रा, ये भी आप छोड़ सकते हो इसको, डोंट वरी। यहां पर पीएम ने रखा हम आने वाले समय में कोयला सबसे ज्यादा निर्यात करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो यहां पर पीएम ने रखा देश का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनने का लक्ष्य। तो यहां पर लेकिन प्रेजेंट में अभी हम कोयला का क्या करते हैं? आयात करते हैं। अभी हम कोयला का आयात करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम कोयला का क्या करें? निर्यात। यहां पर एक न्यूज है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है भारत। और कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि क्या पूरा मामला है। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें जो देश रहते हैं वो 15 रहते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 5 नॉन परमानेंट मेंबर, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। इस नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो कार्यकाल रहता है 2 वर्ष का रहता है, और इस 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इंडिया को चुन लिया गया है 2021 और 2022 के लिए 2 सालों के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर टोटल संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका तो हमने देख लिया। जो संयुक्त राष्ट्र उसमें 193 देश है, लेकिन वोटिंग में भाग लिया था 192 देशों ने, उसमें से 184 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया है। और अब भारत के सामने क्या क्या है कि आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत, आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ही जो जितने भी प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड को लेकर, चाहे वो WHO का मामला हो, उनको भी तेजी से उठाएगा। तो आतंकवाद का मामला हो या फिर जो बहुपक्षवाद है, मींस जो ग्लोबलाइजेशन है, उन सभी मामलों को भारत के द्वारा उठाया जाएगा। पूरा कल हमने देखा था कि कैसे चुना जाता है देशों को। आप कल के वीडियो में जाकर देख सकते हो कि कैसे वोटिंग होती है, उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन भी किया था। यहां पर और ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम उइगर मुसलमान हमने देख लिया था कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा कहां से जुड़ा हुआ है? चाइना से जुड़ा हुआ। चाइना में कुछ मुसलमान रहते हैं जिनको उइगर मुसलमान बोलते हैं। चाइना उनके ऊपर अत्याचार करता है, उसी को लेकर अमेरिका हमेशा धमकी देता है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, किसके विरुद्ध? चाइना के विरुद्ध प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिनका हमने डिस्कशन किया। अब चलते हैं एक लास्ट न्यूज, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमने देखा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये सभी तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स कि 2017 में डोकलाम में भी प्रॉब्लम हुआ था, 2017 में यहाँ डोकलाम में भी प्रॉब्लम हुआ था। और अभी प्रेजेंट में कहां पर प्रॉब्लम चल रहा है? यहां पर अक्साई चीन वाला जो इलाका है हमारा था 1962 में छीन लिया था। यहां पर काराकोरम रेंज है, यहां पर गलवान घाटी है जहां पर ये हिंसा हुई थी, और यहां पर है हॉट स्प्रिंग और एक पेंगोंग तसो लेक। यहां पर क्या है? चाइनीज आर्मी इंडिया की जो बाउंड्री LAC को पार कर इधर आ गई है, तो यहां पर प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये सभी हमने कल भी डिस्कशन किया था। उसके आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, मींस क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। इसमें 68 मेंबर है, जिसमें से 49 मेंबर जो हैं एशिया के हैं, एशिया में, बाकी बाहर के देश भी हैं। जापान इसमें सबसे ज्यादा, इसका पैसा जापान का लगा हुआ है, जो सबसे ज्यादा जो पैसा जापान का, उसके बाद USA का इसमें लगा हुआ है। इसका मेन एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मींस सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट करना, किसका? एशिया का। साथ में इंक्लूसिव मींस प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक। जो एशिया पैसिफिक है, जो एशिया हमारा महाद्वीप है, उसको में समावेशी, साथ में रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये सभी, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि लंबे समय तक चलने वाला ऐसा डेवलपमेंट जिससे प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला, फिलीपींस में है। फिलीपींस जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है यहाँ पर? तो जापान का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इसीलिए जापान को सबसे ज्यादा यहाँ वोटिंग राइट मिला हुआ है। जब भी कोई निर्णय होगा तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसको मिला हुआ? जापान को। दूसरे नंबर पर यहाँ USA, फिर चाइना, फिर इंडिया का 4th नंबर आता है। इंडिया का इसमें 4th नंबर का पैसा लगा हुआ, साथ में वोटिंग राइट भी इंडिया के 4th नंबर के हैं, 5.38। तो ये समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसका है, सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, साथ में इसमें कितने मेंबर है, क्या एशिया के मेंबर है? ऐसा लगता है कि एशिया के मेंबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
एशिया के बाहर के भी इसमें मेंबर शामिल हैं। तो ये सभी न्यूज थी माय डियर फ्रेंड्स आज की दैनिक जागरण 19 जून 2020 का। तो आप सभी को आई होप समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जरूर, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप लाइक करो, अगर आपका मन नहीं करता तो नो नीड, बट आप ज्यादा ही खुश हो जाते हो अगर आपको लगता है कि हाँ लाइक कर देना चाहिए तो लाइक कर देना, और साथ में शेयर। अगर आप में से कोई नए पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूटिलाइज हो सकता है, आपके लिए बेहतर है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करो और इन न्यूज का आप बेहतर रूप से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच।